चलो शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे आज फाइनेंस का पहला चैप्टर। ओके, फाइनेंस के पहले चैप्टर से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ध्यान से समझिए टॉपिक क्या कहता है। आप लोगों से पहला सवाल है कि रेशियो का मतलब क्या होता है। चलो एवरीवन, व्हाट इज मीन बाय रेशियो? बाद में सर्च कर भाई। व्हाट इज मीन बाय रेशियो? हाँ, रेशियो का मतलब, अरे भाई तुम्हाला विचारलं। हाँ हाँ, तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देखो। टू मच फन है कि नहीं? हाँ, यस। हर्षल भाऊ सांगा, रेशियो मतलब क्या होता है? डिफरेंस। ओके। प्रांजली नाही, प्रांजल। आजची आणि उद्याची कंपेअर करायची व्हॅल्यू। बर, आर्य मेरे को मत पूछो, मैं कल नहीं आऊंगा। हाँ, पीयूष। हाँ, व्हाट इज मीन बाय रेशियो? बोलो, रेशियो का मतलब क्या होता है? हाँ? अच्छा, अच्छा। तो अभी मैं जो पूछ रहा हूँ वो जरूरी है। हाँ, रेशियो का मतलब क्या है तुषार भाऊ? इक्वल पार्ट्स। सुजल, नहीं कभी पढ़ा नहीं, ये वर्ड मालूम है क्या? तो मीनिंग बताओ। वर्ड अगर मालूम है तो मीनिंग मालूम होना चाहिए ना। ऑनलाइन वाले कोई? रेशो, सुजल बोल रहा है कंपेयर। ओके, और प्रपोर्शन। हाँ, रेशो एंड प्रपोर्शन सर। वेरी गुड। वो स्कूल में था क्या टॉपिक, रेशो एंड प्रोपोर्शन? हाँ, फाउंडेशन में भी था ना। हाँ, वो वाला रेशो है क्या सर? नहीं। हाँ, प्रमाण। हाँ, और इफ्रा बोलो। हाँ सूरज, शेयर। ओके, और वरद भाऊ? वरद, हाँ? ए, आवाज नहीं। हाँ, वरद बता रहे उसका आवाज इधर तक आना चाहिए। बता दिया लगता है। हाँ, आवाज आया नहीं लेकिन बस बता दिया उसने। हाँ, नहीं मालूम। रेशियो एनालिसिस देखो, व्हाट इज मीन बाय रेशियो? रेशियो इज रिलेशन बिटवीन टू न्यूमरल्स। दो न्यूमरल्स के बीच का रिलेशन। इसीलिए आप कोई भी रेशो जब लिखते हो तो ऐसा लिखते हो, बरोबर? दिस वन डिनोट समथिंग एंड दिस टू डिनोट समथिंग। जिस चीज का वो रेशो है वो उस चीज को डिनोट करता है, बरोबर? तो सर, हमारे लिए ये जो रेशो है उसका एनालिसिस करना क्यों जरूरी है? तो जब कभी भी आप फाइनेंस सीखते हो तो फाइनेंस सीखते समय
हमारे कंपनी का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने आता है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट हो या फिर आप लोगों का बैलेंस शीट हो, जब वो आपके सामने आता है और अगर कोई व्यक्ति आपको पूछे कि बताइए ये कंपनी अच्छी है बुरी है, इनके फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, अगर ये मुझे जानना है तो ये जानते समय मुझे रेशो का सहारा लेना पड़ता है। सर बैलेंस शीट अच्छी कब है और कैसे है ये जानने के लिए सिर्फ टोटल करना काफी नहीं होता। टोटल तो कोई भी चीज ऐड करके की जा सकती है सर, बट ये कंपनी का पोजीशन कैसा है ये अगर हमें जानना है तो वो जानने के लिए जिस चीज का सहारा हम लेते हैं वो है रेशो एनालिसिस। ओके, तो रेशो आप लोगों को क्या बताता है? रेशो आपको रिलेशन बताता है दो न्यूमरल्स के बीच का। दैट न्यूमरल्स में गिव यू कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन। भाई कंपनी का लिक्विडिटी किस प्रकार का है, वो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बताएंगे, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, कंपनी के टर्नओवर्स कैसे हैं, कंपनी का कवरेज कैसा है, कंपनी का लिवरेज कैसा है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब बताने का काम रेशो करता है। व्हाई वी यूज रेशो एनालिसिस? डिसीजन मेकिंग। अभी मुझे अगर ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं सहारा लूंगा रेशियोज का। जो रेशियोज कैलकुलेट किए गए होंगे कंपनी के, वो रेशियोज में चेक करूंगा और उसके ऊपर से डिसीजन लूंगा। अगर कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है तो कंपनी कोई भी हद तक अगर जाए तो उनके पास पैसे हैं। अगर उनके पास पैसे हैं तो कंपनी अच्छे पोजीशन में है, और अच्छे पोजीशन में है तो बढ़िया से काम हो सकता है। ठीक है आकाश, उसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना है तो उस हिसाब से जाना पड़ेगा। तो सर कुछ कुछ जगहों पे फाइनेंस ने आप लोगों को क्या देके रखा है? स्टैंडर्ड देके रखे हैं। इसके ऊपर है तो बेटर है, इसके नीचे है तो बेटर नहीं है, फिर आपको सोचना पड़ेगा इन्वेस्ट करते समय। तो ऐसे कुल मिला के आपके सामने अलग अलग 6 कैटेगरीज आएंगी। सर सबसे पहला कैटेगरी है लिक्विडिटी, फिर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी, फिर आएगा टर्नओवर, फिर आएगा लेवरेज जो एक हमारे लिए चैप्टर भी है। ठीक है, फिर आएगा कवरेज और ये फिर आएगा स्ट्रक्चर। इस प्रकार के अलग 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 कैटेगरी है और इन सारे कैटेगरी में अपने अपने रेशोज है। अभी यहां जितने रेशोज मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ उतने ही रेशोज मार्केट में नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा है। बट सर कुछ प्रातिनिधिक स्वरूप में बताए गए रेशोज हैं, तो वो रेशोज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको बोलेंगे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया तो आप लोगों को बोलेंगे ये रेशो निकाल के बताओ, ये रेशो निकाल के बताओ, ये रेशो निकाल के बताओ, पहला पार्ट। दूसरा, आपको सारे रेशोज देंगे और उससे वो आपको बोलेंगे कि ये सारी चीजों के अमाउंट निकाल के बताओ। मतलब डेटर की अमाउंट क्या है, क्रेडिटर की अमाउंट क्या है, स्टॉक कितना है, कैश कितनी है, सारे अमाउंट निकाल लेंगे और वो फिर अमाउंट से आपको बोलेंगे बता बैलेंस शीट कितनी है, कितने पे टैली होती है। ये सब आपको पूछेंगे अगर दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन दो कैटेगरी में आते, पहला कैटेगरी आने का बहुत ज्यादा रेयर चांस है क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसा तो नहीं पूछेंगे ये बैलेंस शीट ये P&L डालो फिगर और आंसर निकालो, इतना सिंपल नहीं है। अदर वे राउंड, हा रेशो आहे याच्यात हे आयटम आहेत ये निकाल के बताओ, ये अवघड है ना, तो ये पूछेगी ना इंस्टीट्यूट, अवघड ही पूछेगी ना। यस, बट अवघड है कि नहीं वो आप तय करिए। एक 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 कैटेगरी सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला कैटेगरी सीख रहे हैं सर लिक्विडिटी रेशियोज। अभी लिक्विडिटी क्या है?
सर लिक्विडिटी इज नथिंग बट रिलेटेड विथ योर कंपनीज कैश इन हैंड, बरोबर, या कंपनी का ऐसा पार्ट जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है, और उससे रिलेटेड पार्ट हमें देखना है। तो जब कभी भी लिक्विडिटी रेशो के बारे में बात होगी तो हमारे रेशोज 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। वन इज, पहला रेशो है एकदम सिंपल, करंट रेशो। क्या है नाम? करंट रेशो। फॉर्मूला एकदम सिंपल, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल एंड यू पीपल नो कौन सी चीज को मैं करंट असेट्स बोलता हूं और कौन सी चीज को मैं करंट लायबिलिटी बोलता हूं। तो करंट असेट इंक्लूड्स स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, बरोबर। ये सारी चीजों को मैं क्या कहता हूं? करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, बोरोइंग्स, बिल्स पेबल। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ये दोनों नहीं मालूम? सर हमें सबको मालूम है। सिंपली करना क्या है, सारे एसेट को जोड़ो, सारे लायबिलिटी को जोड़ो, डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको लिखना है ईज-टू-1। ईज-टू म्हणजे 2 टिंब और उसके सामने लिखना है 1। अगर ये रेशो आया आपका 3 तो आप क्या लिखेंगे? रेशो 3:1। इसका मतलब क्या है सर? एवरी 3 रुपए के करंट असेट के सामने 1 रुपए का करंट लायबिलिटी है। अगर मेरी कंपनी में चेक करूं, मेरे सामने अगर एक बैलेंस शीट आई और आपको पूछा कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है बताओ, तो आप क्या करोगे? करंट असेट का टोटल करो, करंट लायबिलिटी का टोटल करो, डिवाइड करो और बताओ कि भाई एवरी 3 रुपए के करंट असेट के सामने 1 रुपए का करंट लायबिलिटी है, बरोबर। सर ये रेशो का एक स्टैंडर्ड गिवन है। स्टैंडर्ड क्या कहता है? अगर ये स्टैंडर्ड मेट होता है तो आपका कंपनी का लिक्विडिटी स्ट्रांग है, अच्छा है। स्टैंडर्ड क्या है? 2:1। एवरी 2 रुपए के करंट असेट के सामने 1 रुपए का करंट लायबिलिटी। ये स्टैंडर्ड अगर मेट हो गया, इससे ज्यादा है तो लिक्विडिटी स्ट्रांग है, इससे कम है तो लिक्विडिटी 19-20 है सर, फिर ध्यान देना पड़ेगा। डिसीजन इन्हीं चीजों के हिसाब से लिए जाते हैं। गेटिंग अ फेयर आइडिया? पहला रेशो क्लियर हुआ। करंट रेशो क्या है? फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन, सर दूसरा रेशो लिक्विड रेशो, जिसका दूसरा नाम है क्विक रेशो, जिसका तीसरा नाम है सर एसिड टेस्ट रेशो। विषाची परीक्षा, एसिड टेस्ट रेशो। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। ओके सर, लिक्विड रेशो इज लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। अभी सवाल आता है लिक्विड एसेट मतलब क्या? सर एवरी, मालूम है आपको? किसी को मालूम है? नहीं ना। सर एवरी करंट असेट इज अ लिक्विड एसेट एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। मैं क्या बोला समझा? एवरी करंट एसेट इज अ लिक्विड एसेट एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, इधर लिखूं लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड?
ये बोलना भाई, बरोबर। एवरी करंट लायबिलिटी इज लिक्विड लायबिलिटी एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो सर लिक्विड लायबिलिटीज इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिखूं, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ए प्लीज बोलो ना भाई। सर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड लिक्विड लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ए बोलो भाई। यस सर, जैसा इसका स्टैंडर्ड है वैसा इसका भी तो स्टैंडर्ड होगा। क्या है स्टैंडर्ड? 1:1। एवरी 1 रुपए के लिक्विड असेट के सामने 1 रुपए का लिक्विड लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, ये क्लियर हुआ। दूसरा, एब्सोल्यूट कैश रेशियो। क्या नाम है? एब्सोल्यूट कैश रेशियो। एब्सोल्यूट कैश मतलब हार्ड कैश, हाथ में कितने पैसे सर। तो सर टोटली रिलेटेड विथ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट लायबिलिटीज। कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब सर शेयर्स वगैरह जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या अभी मेरी इच्छा हुई उसको एक आधे शेयर को बेच देना है, मैं तुरंत बेच सकता हूं, बरोबर। क्योंकि सर लिक्विडिटी तुरंत, अभी अगर आप देखोगे शेयर बेचा तो T+1 में सेटलमेंट हो जाता है। जिस दिन बेचा उसके अगले दिन वो सेटल हो जाएगा। पहले T+3 था, फिर वो T+2 हुआ, आज T+1 है, कल जाके T में ही सेटल होगा। अभी बेचा तुरंत बैंक में पैसे। तो क्या इसको मैं एब्सोल्यूट कैश कह सकता हूं? बिल्कुल सर। कैश इन हैंड कैश एट बैंक, बैंक से पैसे निकालने हैं तुरंत निकलेंगे क्या? हाँ, कैश है, कैश इन हैंड तो है ही सर। तो ये ऐसी चीजें हैं, अगर मेरे सामने कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई तो मेरी जेब में हार्ड कैश कितना है ये बताने का रेशियो है। तो सर जैसे इन दोनों का स्टैंडर्ड है वैसे इसका भी एक स्टैंडर्ड होगा। 0.5:1, 2:1, 0.5। एवरी 1 रुपी के करंट लायबिलिटी के सामने आपके पास 50 पैसे हार्ड कैश होना चाहिए। बाकी 50 पैसे आप कहीं से भी मैनेज करो, लेकिन आपके जेब में 50 पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास 1 रुपए की लायबिलिटी है तो आपका लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। आर वी क्लियर? तो लिक्विडिटी रेशो में आपके सामने कुल मिला के कितने रेशोज आते हैं? 3। पहला रेशो करंट रेशो, फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर दूसरा रेशो लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, और तीसरा एब्सोल्यूट कैश रेशियो, एब्सोल्यूट कैश इज इक्वल टू कैश इन हैंड कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन, and the standards of these three ratios are 2:1, 1:1, 0.5:1. Liquid ratio also known as quick ratio and acid test ratio. These are 3 liquidity ratios. अगर मुझे कंपनी का लिक्विडिटी फाइंड करना है तो मैं ये 3 रेशियोज, ये 3 पैरामीटर्स यूज करूंगा और उससे मैं मेरा डिसीजन ले सकता हूं। आर वी क्लियर? दिस इज द फर्स्ट parameter. The second parameter is profitability ratios. ध्यान से समझिएगा, दिस पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर पहला सिंपल सा रेशियो
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। मैंने प्रॉफिट कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट, किस पे कमाया? नेट सेल्स, और प्रॉफिट हमेशा परसेंट में होता है, इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो संपला। मैंने ₹1,00,000 का सेल किया, ₹10,000 का प्रॉफिट कमाया, जीपी रेशियो इज 10%। कैसे? 10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100। कोई दिक्कत? सिंपल। सर वैसा ही दूसरा, नेट प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या होगा रे? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। पब्लिक, नेट सेल क्या होता है? ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न जब माइनस होता है ना, तो उसे कहते हैं नेट सेल। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है तो ग्रॉस और नेट सेम होगा। जब सेल्स रिटर्न होगा तब नेट अलग ग्रॉस अलग, नहीं तो हमेशा वो क्या होगा? नेट ही होगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। सर इनका कोई स्टैंडर्ड हो सकता है क्या? ऐसा कितना प्रॉफिट कमाने के बाद आप बोलोगे कि यस दिस इज स्टैंडर्ड? ऐसा स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट जितका जास्त कमवला तितकं छानच असतं, है कि नहीं? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। प्रॉफिट कमाओ, अच्छी बात है, कमाते रहो कमाते रहो कमाते। ठीक है, पहला ग्रॉस, दूसरा नेट। कहां से मिलेंगे? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में से। ग्रॉस प्रॉफिट कहां लगता है? ट्रेडिंग में। नेट प्रॉफिट पी एंड एल में। तो दोनों भी कहां से मिलेंगे? ट्रेडिंग पी एंड एल से। तीसरा देखो, अभी मजा आएगा, यहां से आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कभी वर्ड सुना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। सर फॉर्मूला तो ऊपर वाले के जैसा ही है। व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट? व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट? इसके बारे में बात हुई है क्या कभी? जब से आपने कॉमर्स लिया तब आपने कभी ये वर्ड सुना क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट? सुना भी होगा तो अनसुना कर दिया सर हमने। हमारे काम का नहीं तो हम क्यों उसको सुनेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ध्यान से देखो, पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखिए। सर हम लोग यहां से ट्रेडिंग पी एंड एल जाते हैं, ठीक है? तो ये ट्रेडिंग पी एंड एल अगर है, यहां क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, यहां परचेसेस, यहां सेल्स, यहां यहां जीपी, खर्चे भी आते हैं सर। ठीक है, उन खर्चों को आप क्या बोलते हो? डायरेक्ट खर्चे। चलो वो भी लिख देते भाई। उन खर्चों को अपन बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, यस और नो? वेजेस वगैरह। और उसके बाद आता है जीपी। असंच होतं का? यस। फिर वो जीपी यहां आता है। यहां जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर यहां जो आता है उसे क्या बोलते हो? लेकिन आपको मालूम है ग्रॉस और नेट के बीच में एक प्रॉफिट आता है और उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कभी सुना ही नहीं सर हम, क्योंकि हमने फाइनेंस कभी पढ़ा ही नहीं ना अभी तक। अभी सुनेंगे अपन। यस। तो सर हमें किसी ने ये बताया नहीं क्योंकि अभी तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जब आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड कहते हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं। वन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वन इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बरोबर?
सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ऐसे खर्चे जो बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड हैं। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे मतलब ऐसे खर्चे जो बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है बट खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा है। लेकिन अगर मैंने बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं 2 महीने, तो क्या मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा? मैंने बैंक का इंटरेस्ट नहीं भरा 2 महीने का, बैंक आपको नोटिस भेजेगा, बोलेगा कि भर दो भर दो भर दो, ड्यू लगाएगा। लगे तुरंत दूसरे दिन कंपनी बंद करने नहीं आती बैंक, पहले आपको 4-5 बार बोलेंगे, पूछेंगे, करेंगे, बरोबर है कि नहीं सर? नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके सिवाय वर्कर का सैलरी मत दो, आएगा क्या वर्कर दूसरे दिन से? ऑपरेटिंग, उसको सैलरी देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसा जो बिजनेस के ऑपरेशंस चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब मैं, ध्यान से सुनिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करता हूं? लेस, तो वो जो प्रॉफिट आता है ना, उस प्रॉफिट को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट? एंड दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज EBIT। शार्क टैंक देखा है क्या? इविटा इविटा बोलते क्यों? दैट इविटा इज दिस। जिन्होंने शार्क टैंक देखा है उनके लिए, जिन्होंने नहीं देखा इधर देखो, ठीक है सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान से देखो, अभी एकदम डीप चल रहे हैं अपना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं सर? एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस, बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए लगने वाले खर्चे। ये जब खर्चे मैं इसमें से माइनस करता हूं, नॉन ऑपरेटिंग छोड़ के, हाँ, तो तब मेरे को जो मिलता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज EBIT। फुल फॉर्म, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। ओके, तो इसीलिए वहां पे इबिटा इबिटा कहते हो। वो कॉन्सेप्ट है EBIT DA। इबिटा DA भी आता है उसमें, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है? बट वो पूरा कॉन्सेप्ट अपने लिए अभी नहीं, आगे चल के करेंगे। तो सर EBIT कैसे आता है और वो कहां तक जाता है, पूरा सिनारियो बताता हूं, ध्यान से देखिए। अभी पूरा एकदम डीप चल रहे हैं अपन। सर जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग से शुरुआत होती है, तो सबसे पहला आइटम आपके लाइफ में आएगा सेल्स। सेल्स में से माइनस होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सबको मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रुप 1। ग्रॉस प्रॉफिट, बोल भाई। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब भी बताया, जो मिलता है ना सर, उसे कहते हैं EBIT, ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐसा प्रॉफिट जो इंटरेस्ट टैक्स देने से पहले आया हुआ है। इंटरेस्ट किसे देते हैं? डिबेंचर, बाहर के लोगों को। टैक्स किसे देते हैं? बाहर के लोग, गवर्नमेंट। ये देना है सर, ये देने से पहले आया हुआ प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट सबका है, इक्विटी वालों का भी है, प्रेफरेंस वालों का भी है, सबका है, ठीक है? डिबेंचर वाले भी इसमें इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं मिला अभी तक। उनका इंटरेस्ट मिला कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसमें से। तो इसमें से सबसे पहले क्या जाता है? लेस इंटरेस्ट। तो EBIT चार चीजों में से आए गया, क्या बचा? EBT,
क्या बोलते हैं इसको? अर्निंग बिफोर टैक्स। सर फिर उसके बाद आपने डिवेंचर वालों का इंटरेस्ट पे कर दिया हायरार्की के हिसाब से, बाहर के लोग पहले, तो बाहर के लोगों का इंटरेस्ट मैंने क्या कर दिया? पे ऑफ कर दिया। बचे घर वाले लोग, बरोबर। अर्निंग किसका किसका होता है? इक्विटी, प्रेफरेंस। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेगी? तुम तुम्हारा बांटने से पहले भाई मेरे मेरे पैसे दे दो, कमाए ना तुमने, टैक्स भरो, हमारे ऊपर चीटे उड़ाओ कुछ। तो हमें पे करना है टैक्स, तो लेस करेंगे टैक्स। तो सर ईबीटी में से टी चला गया, क्या बचा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बिफोर टैक्स है ना, तो टी चला गया तो ई भी बचा गया। कुछ भी बोलते गए रे तू। अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या डेंजर लोग है भाई। अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपने ये भी वर्ड सुना होगा शार्क टैंक में, पैट कितना है, ठीक है आर्य? हाँ, हमने ये भी वर्ड सुना होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी ये जो प्रॉफिट है, अगर आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर है ओनली, तो पूरा किसका है? इक्विटी वालों का। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास या आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है, तो जितना प्रॉफिट उसमें से प्रेफरेंस शेयर वाले क्या बोलेंगे? मेरा मेरा डिविडेंड किधर है, मेरा डिविडेंड मेरे को दे दो। तो इसमें से क्या देंगे? लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी वाले तो वैसे भी सबसे एंड में। इक्विटी वाले लोग म्हणजे आपल्या घरातली आई असं समजायचं। अपने घर में अगर मेहमान आते हैं तो सबसे पहले मेहमान खाना खाते हैं, बाहर के लोग, फिर अपने घर वाले खाना खाने बैठते हैं, प्रेफरन्स। आणि जर राहिलं तर आपली आई जेवण करते, है की नाही? असंच असतं की नाही प्रत्येक घरात? का जेवण केलं की आईच पहिले जेवायला बसते? नाही नाही, तुम्ही तुमचं पाहून घ्या, मी जेवण करून घेणार। ऐसा करते क्या तुम्हारे घर में कोई? नाही ना? तुम्ही पण पुढे चालून असं नाही करणार। आपल्याकडे घरातल्यांकडे लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे, बरोबर है कि नहीं? ध्यान दो इधर, वो अलग लेवल में मत जाओ। हाँ, ध्यान इधर दो। तो सर सबसे पहले पैट में से, अरे हाँ, पैट में से किसका अमाउंट पे होएगा? प्रेफरन्स। भाई पहले इनको प्रेफरन्स दे दो। खूपच भूक भूक करतोय, याला खाऊ घालून द्या पहिले, बरोबर आहे की नाही? पाहुणे जायचीच वाट पाहतोय, बरोबर है कि नहीं? तो प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड दे दिया। अभी जितना भी प्रॉफिट बचा वो किसका बचा? अर्निंग्स वालों का। किसका? इक्विटी। तो इसको क्या बोलेंगे? अर्निंग्स ऑफ इक्विटी। सब पूरा अर्निंग किसका है अभी? इक्विटी वालों का। इक्विटी वाले सबसे एंड में पूरा पैसा लेंगे, ठीक है? और ये अर्निंग्स ऑफ इक्विटी को अगर मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो जो मुझे मिलता है ना सर, उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर, ऑल्सो नोन एज ईपीएस। ये वर्ड भी सुना होगा, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे का अर्निंग मेरा कितना है? ईपीएस। दिस इज द होल हायरार्की पब्लिक, समझ रहे हो? तो अभी ये हायरार्की में हमारे काम का सिर्फ ये आया है, अभी तक कुछ आया नहीं बाकी का, अभी आएगा, लेकिन हायरार्की में ये पहले आया। क्लियर? तो सर इसी के बारे में बात चल रही थी इधर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर हो रहा है? तीन रेशियो बताए, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस। आर वी क्लियर? यस। तो सर ये आप लोगों के तीन इंपॉर्टेंट रेशियो, इतने ही नहीं है, अभी बहुत है, ठीक है? हाँ सर, ये हो गया। उसके बाद तीसरा रेशियो होने के बाद चौथे रेशियो की तरफ जा रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। रेशियो क्या है सर? दो रेशियो में सेम नहीं है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज रिलेटेड विथ प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो इज रिलेटेड विथ ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस के ऑपरेशंस के खर्चों का रेशियो, ध्यान से समझिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेट करेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस के ऑपरेशंस के खर्चों का रेशियो है। तो खर्चों का रेशियो है तो फॉर्मूला देखो ना, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या COGS खर्चा है? हाँ सर, इसीलिए तो सेल में से माइनस हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस खर्चा है क्या? हाँ सर, इसीलिए तो बाद में माइनस हुआ। तो COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनको जोड़ो अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग रेशियो, बिजनेस के खर्चों का रेशियो, जो वो आपको बोलते हैं ना ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन। आपने कहीं में देखा है शार्क टैंक इंडिया? तो ग्रॉस मार्जिन कितना है? सेल में से कॉग्स माइनस करते हैं, ऐसा बोलते हैं कॉग्स, ये भी वर्ड आता है। तो ग्रॉस मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट, 70% इज ग्रॉस मार्जिन। आता है? यस। नहीं आता है तो घर जाके शार्क टैंक इंडिया देखो, आपको समझ में आएगा। 70% इज ग्रॉस मार्जिन, ये खर्चे माइनस करने के बाद नेट मार्जिन आता है। समझ रहे हो? तो ये सारे वर्ड्स वहां के नहीं है, यहां से ही वहां गए हैं, क्योंकि उनको वो वर्ड्स मालूम है। नहीं तो तुम बोलोगे टीवी में बताया तो यहाँ ये बता रहा है, यहां वैसा नहीं है, ये उनसे पहले के वर्ड्स हैं। ठीक है? तो सर ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला क्या बना? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100। सर अगला स्पेसिफिक एक्सपेंस रेशियो, ध्यान से। स्पेसिफिक एक्सपेंस फॉर्मूला, स्पेसिफिक एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100। सर जिस एक्सपेंस रेशियो को आप लोगों को सॉल्व करना है उसका नाम वहां लिख दो। मुझे एडमिन एक्सपेंस रेशियो चाहिए, फॉर्मूला एडमिन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू, मुझे सेलिंग एक्सपेंस रेशियो चाहिए, सेलिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू, मुझे फैक्ट्री एक्सपेंस रेशियो चाहिए, फैक्ट्री एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू, जो एक्सपेंस का नाम वो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड इनटू 100 तो सेम है। कुछ ऐड है? नहीं, सिंपल। नेक्स्ट, अभी यहां से आगे दो रेशो बहुत इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। नाम में ही सब कुछ है सर। रिटर्न मतलब कितना कमाया, कितना रिटर्न आया, ऑन किस पे? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड माने क्या? ओन फंड। मैं कंपनी का ओनर हूं, तो मैं कंपनी में जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मेरे को रिटर्न कितना आया, समझ रहे हो? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर कौन कौन होते हैं? इक्विटी, प्रेफरेंस, और उन्हीं का, उन्होंने ही क्रिएट किया गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्योंकि रिजर्व किसका होता है? शेयर होल्डर का होता है। शेयर होल्डर प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करते हैं कि नहीं करते? तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, दीज थ्री थिंग्स इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड माने सिंपली अगर मैं बताऊं तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आया, प्रेफरेंस भी आया, रिजर्व एंड सरप्लस में सगळे रिजर्व आले, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, CRR, सिक्युरिटी प्रीमियम, P&L, सरप्लस, सगळं। सब कुछ किसका है? शेयर होल्डर का ही तो है। कोणते कोणते? इक्विटी वालों का भी, प्रेफरेंस वालों का भी, सगळं त्यांचंच है। सर उन्होंने जो कमाया, ध्यान से समझो, आपके यहां पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो, EBIT किसका किसका है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर इंटरेस्ट अभी दिया नहीं है, मतलब ये प्रॉफिट डिवेंचर वालों का भी है, बरोबर। जब मैं ये इंटरेस्ट दे दूंगा डिवेंचर वाला हट जाएगा, बचा EBT, बरोबर। ये भी प्रॉफिट अपना भी है और गवर्नमेंट का भी है। क्यों? टैक्स दिया क्या? नहीं। जब मैं ये टैक्स दे दूंगा, अभी जो बचा वो किसका है? अभी जो बचा वो प्योर 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 इक्विटी और प्रेफरेंस वालों का है। यस और नो? तो ये आपने कमाया, आपने माने किसने?
शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, वो प्रेफरेंस भी हो, वो इक्विटी भी हो, या आपने कमाया। तो सर आपने कमाया मतलब न्यूमरेटर आपका ये होगा पैट, अपॉन कौन सी चीज लगा के कमाया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो इधर पैट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, क्या एक वन वर्ड दे दूं इनको? बिल्कुल सर, मैंने कैपिटल लगाया, मैंने कैपिटल में से रिजर्व बनाया, और उसके ऊपर मैंने इतना कमाया, इतना बोले तो पैट। मैंने टैक्स वैक्स सब देके वो कमाया मैंने ना, तो उतना कमाया, तो पैट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर कौन? अपन। शेयर होल्डर कौन? अपन, बरोबर। उसका दूसरा नाम इक्विटी। इक्विटी किसकी होती है? अपनी। इसी का दूसरा नाम नेटवर्थ। नेटवर्थ किसका होता है? कंपनी का। समझ रहे हो क्या? चार नाम बताए मैंने। शेयर होल्डर, देखो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, सगळं सेम। अलग अलग नाम हर जगह अलग आएंगे, कंफ्यूज होने का नहीं। फॉर्मूला क्या बना? पैट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। शेयर होल्डर्स फंड कैसे आएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये खुद का पैसा है सर, मैंने मेरी कंपनी में पैसा लगा के जितना कमाया, दैट इज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, मैंने और बाहर के लोगों ने मिलके कंपनी में पैसा लगाया और कितना कमाया, उसे कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE कहते हैं इसे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर अभी देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हमने भी पैसा लगाया एज अ ओनर, और बाहर के लोगों ने भी पैसा लगाया। हमने भी लगाया, बाहर के लोगों ने भी लगाया, तो यहां पे पैट आ सकता है क्या? नहीं, पैट तो हमारा है। सर क्या आएगा? EBIT। क्यों? क्योंकि EBIT एक ऐसा प्रॉफिट है जो इंटरेस्ट देने के पहले है, टैक्स देने के पहले है, सब देने के पहले है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो सर आप बोल रहे हो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस अपना पैसा। सर इसी में अगर मैंने बाहर वालों का पैसा म्हणजेच डिबेंचर जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अपना भी, बाहर वालों का भी, एक दोनों को एक वन वर्ड दो ना सर, तो वन वर्ड क्या है? तो क्या मैं ऐसा बोलूं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, ध्यान से देखो। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये कौन से साइड से हुआ? लायबिलिटी साइड। ये जनरली लायबिलिटी साइड आता है, बरोबर की? और सर अगर यही चीज एसेट साइड से बोला तो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कौन से साइड से हुआ? सही। ये चेक करो ना रे भाई, बैलेंस शीट। सर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म, ये इधर आया, करंट लायबिलिटी इधर आता है, फिक्स असेट इधर आता है, करंट असेट इधर आता है। सर इन तीनों को जोड़ो डायरेक्ट, ये आ गया। या फिर इन दोनों को जोड़ के ये उसमें से क्या करो, माइनस, क्या मिलेगा? वही तो मिलेगा। सर इधर असेट से जाओ, इधर लायबिलिटी से जाओ, दोनों से आंसर क्या होगा? ठीक। तो मैंने आपको कुल मिला के कितने फॉर्मूला सिखाए? 7। अभी एक एक फॉर्मूला देखते हैं कितने लोगों को याद है। ठीक है, यस। पहला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। कैसे आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या क्या? एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, यस सर। चौथा ऑपरेटिंग रेशो,
सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100। सीओजीएस कैसे कैसे आता है? दो वे से आता है, बताओ। और तुम तो बोल रहे थे ना आता है हमको। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस, या फिर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो याद आ रहा है? मटेरियल कॉस्टिंग अभी आएगा अगले रेशो में वही। ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग रेशो परत एकदा फॉर्म्युला सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100। स्पेसिफिक एक्सपेंस रेशो, स्पेसिफिक एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, पैट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। शेयर होल्डर्स फंड कैसे आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा लास्ट फॉर्मूला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, या फिर फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये हुए आपके दो टाइप। कौन सा? लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सर मैं दोनों आपको एक बार फिर से बताता हूं, सिर्फ सुनिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि कल आपके बुक में ये सारे रेशो होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सर सबसे पहले हमने देखा लिक्विडिटी रेशो। पहला लिक्विडिटी रेशो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। एब्सोल्यूट कैश रेशो कैश इन हैंड कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट लायबिलिटीज। तीनों का स्टैंडर्ड 2:1, 1:1, 0.5:1। उसके बाद हमने देखे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, बरोबर। ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100। उसके बाद स्पेसिफिक एक्सपेंस रेशियो स्पेसिफिक एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, पैट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, या फिर दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू। इतने रेशो हमने देखे, टोटल कितने हुए? 10। इधर 3, इधर 7। अभी आएंगे उसके बाद टर्नओवर, और फिर आएगा कवरेज, और फिर आएगा लेवरेज। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस है। क्लियर? फॉर्मूला आया तो आएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये पूरा सिचुएशन करना है, आपका टास्क है। ये पूरा पहले लिखो, ठीक है? बाकी पार्ट हम लोग कल करेंगे, ठीक है? ये डरने वाली चीज है ही नहीं, पहली बात मैं आपको बताता हूं, ये डरने वाली चीज है ही नहीं। हो रहा है क्या स्कैन?